कल हम कोशिका के अंगक देख रहे थे, बहुत से अंगक हमने देखे थे, और उसी के क्रम में जो चौथा जो अंगक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसे तुमने देखा होगा हमारे घर में लाइट्स आती है, किसके थ्रू आती है? पावर हाउस के थ्रू। तो वहीं से सारी कंट्रोलिंग होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी सेल होती है कोशिका, उसको भी तो ऊर्जा चाहिए ना, है? तो उसका एनर्जी का जो पावर हाउस होता है उसको अपन किसके रूप में जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में। क्योंकि अपन बोलते ना, हाँ हमें ऊर्जा मिलती है, खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, ये करने से ऊर्जा मिलती है। तो ये जो ऊर्जा मिलती है कहाँ से जनरेट होती है? यहीं से जनरेट होती है। ठीक है, ऊर्जा कहाँ से जनरेट होती है? हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में ऊर्जा जो जनरेट होती है वो इसी से होती है। आ गया समझ में? सबसे पहला स्टेटमेंट यही है कि इसको बिजली घर के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात इसके संबंध में दे रखी है कि इस पे दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। समझ गए? बाहरी जो झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। समझ में आया? अभी 3 चीजें मैंने बता दी। पहला, ये बिजली घर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस पर दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली? दोहरी झिल्ली। तीसरा क्या बताया? बाहरी जो झिल्ली होती है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं? छिद्र। ठीक है, समझ गए? हाँ, छिद्र होते हैं, उस पर छिद्र लगे होते हैं। छिद्र एक ही बात है। समझ गए? नेक्स्ट, भीतरी झिल्ली जो होती है, अंदर वाली झिल्ली। बाहर वाली छिद्रित हो गई, समझ गए, लेकिन अंदर वाली क्या होती है? वलित, मतलब राउंड राउंड, मतलब थोड़ी सी, हाँ ठीक है, ऐसे होती है। अब ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। यानी कि ये जो वलय मतलब वलयित होती है ना, उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक ज़्यादा एरिया क्रिएट हो जाता है, जिससे आसानी से एटीपी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एटीपी। अब एटीपी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिस, बोलो, एडिनोसिस। अरे मैं बोल रहा हूँ जो बोलो, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके रूप में क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देंगे एटीपी। समझ गए? ठीक है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने, यानी कि नए रसायन अगर हमारे शरीर में बनाने, तो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा हमारे शरीर में यानी कोशिका के अंदर स्टोर होती है उसका प्रयोग करता है। ठीक है, कोई जैसे तुमने बोलता है, देखा होगा कभी कभी शरीर में हार्मोन बनते हैं, ये बनता है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए कोशिकाओं को? तो ऊर्जा कहाँ से लेता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेता है। कौन? कोशिका। समझ गए कि नहीं? आसान है, समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका अपना डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और इसके खुद के क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। समझ गए? ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेशल लाइन है। और कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन भी बना लेता है। एक बार वापस नहीं, सुन ले, साथ साथ सुनता जा रहा हूँ, ठीक है? एक बार वापस नहीं, तब ऐसे सोच कि कुछ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हो और इसका खुद का डीएनए, और क्या होता है? डीएनए और क्या होता है? राइबोसोम। अरे मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनना। इसका क्या होता है? एक तो डीएनए, दूसरा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के होते हैं। एक तो कोशिका में होती है ये चीजें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये चीजें पाई जाती है उसकी सेपरेटली। ठीक है, जैसे घर के अंदर एक लेटरिन बाथरूम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही कमरे के अंदर कभी कभी तुमने देखा होगा, कभी होटल में जाते तो हर एक कमरे में लेटरिन बाथरूम होता है। तो बिल्कुल यहाँ ऐसे ही प्रोसेस है। इसमें डीएनए और राइबोसोम हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका में बहुत सारे अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे? डीएनए और राइबोसोम। प्रत्येक मतलब उसके अलग अलग, माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग पाए जाते हैं। समझ गए? आसान है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। ये इसी से रिलेटेड है, थोड़ा प्लेस्टिड से रिलेटेड है ना ये लेसन। अगला जो पैराग्राफ दिख रहा है ना तुम्हें, प्लेस्टिड, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। प्लेस्टिड कौन सी कोशिका में होते हैं? पादप कोशिका। याद रह जाएगा। प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है वो रंगीन होता है, कलरफुल होता है,
और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है, समझ गया? नहीं समझा एक बार और सुन ले। प्लेस्टिड, प्लेस्टिड पादप कोशिका में होता है। हाँ अंकित, पादप कोशिकाएं क्या होती है, किसमें होती है? प्लेस्टिड। अरे पादप कोशिकाएं किसमें होती है? वो तो नर्सरी है। पौधे में। हाँ किसमें होती है? पौधे में। पौधे में। अब पादप कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? प्लेस्टिड। और प्लेस्टिड क्या है? कोशिका का एक अंग है। समझ गए? अब प्लेस्टिड की बात कर रहे हैं तो ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, हमारे अंदर प्लेस्टिड नहीं पाए जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। दूसरी बात, प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला कौन सा? रंगीन, क्रोमोप्लास्ट, ये कलरफुल होता है। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होता है बताओ? सफेद, रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, जो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये क्या होता है? रंगहीन होता है या कलरलेस होता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब इसका काम क्या है? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णन होते हैं। अब देख लो पत्तियों का हरा रंग कैसे हो रहा है, पता चल गया? आज तुम्हें नई जानकारी मिलेगी। तुमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि पत्तियों का रंग हरा होता है, लेकिन क्यों होता है? क्लोरोफिल कैसे बनता है? अरे समझा ना? सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। हाँ, क्लोरोफिल कैसे बनता है? प्लेस्टिड से बनता है। हैं? जब प्लेस्टिड का भी कौन सा टाइप है? प्लेस्टिड का भी कौन सा टाइप है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या बन जाता है? क्लोरोफिल। अब इसमें क्या होते हैं? और पीले और नारंगी रंग भी होते हैं। कभी तभी तुमने देखा होगा अलग अलग रंग के फूल तुम्हें दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं ना? किसके फूल गुलाबी होते हैं, किसके फूल सफ़ेद होते हैं, किसके फूल पीले होते हैं। तो अब क्यों होते हैं बता दोगे तुम? सरसों के जो फूल होते हैं पीले क्यों होते हैं बता दोगे? क्यों होते हैं? बता दिया ना मैंने? वापस बता देना। नहीं पता चला? हैं? कोई पूछेगा कि यार सरसों के फूल पीले क्यों हैं, कोई नहीं बता पाए तो तुम बता देना। ठीक है, प्लेस्टिड के कारण। प्लेस्टिड कौन सा? इसका कौन सा टाइप है प्लेस्टिड का भी? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के कलर्स होते हैं और ये कलर्स पौधे में अपन को दिखाई देते हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए। यस। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें क्या क्या स्टोर होता है? देखो, एक तो स्टोरेज, तेल और प्रोटीन, ऐसे पदार्थ को क्या करता है? ये इकट्ठे कर लेता है। ये तो स्टोर रूम लग रहा है मेरे को, लग रहा है ना? क्रोमोप्लास्ट की भी तुम्हें जानकारी समझ में आ गई, ल्यूकोप्लास्ट की भी आ गई। यस, बहुत अच्छा। क्लोरोप्लास्ट के भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जिसको हम जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? स्ट्रोमा में। ठीक है, नेक्स्ट। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेस्टिड की जो बाहरी संरचना होती है वो किसकी तरह होती है? हाँ, ये जब तुम चित्र को देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। दो चीजें हमारा हाथ लगी है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना क्या क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम। और प्लेस्टिड का भी अपना क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? अंकित क्या फिर से बताऊं, इतना आसान है? प्लेस्टिड का भी बाहर। अरे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड दोनों का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, बस डीएनए और राइबोसोम। ये स्टेटमेंट अपने हाथ लगाए और इसी को अब तुम्हें याद करना है। माइक्रोसोम और प्लेस्टिड में दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक। हाँ, प्लेस्टिड। अब पढ़ लेते हैं अपन रसदानियाँ। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रही है। रसदानियाँ ठोस भी हो सकती है और तरल भी हो सकती है और इनकी थैलियाँ होती है। क्या होती है? थैलियाँ। अब सुनना ध्यान से। जंतु कोशिका में तो छोटी होती है, किसमें? जंतु कोशिका में छोटी, और पादप कोशिका में क्या होती है? बड़ी। समझ में आ गया? कोई प्रश्न पूछेगा कि रसदानियाँ किसमें छोटी होती है किसमें बड़ी होती है, बता दोगे? पादपों में तो बड़ी और जंतुओं में छोटी। ओके, क्योंकि हम अगर जीव जंतु को माने, जीव जंतु छोटे होते हैं और पेड़ पौधे पादप बड़े होते हैं जीव जंतु से भी, तो ऐसे भी हम कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं ना? यस।
कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी होती तो है पर होती किसमें। तो क्या? पेड़ बड़े होते हैं, हाँ। पादप बड़े होते हैं, हाँ। तो अपने से याद रख सकते हैं कि पादपों में रसदानियां क्या होती है, बड़ी, और जंतु छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए उनमें क्या होती है, रसदानियां छोटी। जंतु भी क्या आता है? जंतु, जीव जंतु नहीं देखे तुम? हाँ तो बस वही जीव जैसा है समझ है। जीव जंतु देखा नहीं देखा कभी जिंदगी में? शेर नहीं देखा, हिरन नहीं देखा है, तो तोता नहीं देखा, कबूतर नहीं देखा, इंसान नहीं देखे, भैंस नहीं देखी, बैल नहीं देखा, घोड़ा नहीं देखा अपन भी जीव जंतु है। हाँ अपन भी जीव जंतु ही तो है। पेड़ पौधा है क्या तू? है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? अरे 8वीं क्लास है, 8वीं क्लास की चीजें, 8वीं नहीं 6ठी की होगी मेरे हिसाब से। तो पेड़ पौधे इधर उधर नहीं जा सकते, जीव जंतु इधर उधर जा सकते हैं, कब पढ़ा होगा तुमने कभी? निर्जीव होते हैं। हाँ सजीव निर्जीव में अंतर। हाँ सर। तो ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए ना। सजीव है, निर्जीव। पेड़ सब्जी है। अब बात नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल। ये रसदानियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है। सब्जी। अब और देख लेते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका की जो रसदानियां होती है इसमें क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, और कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है ना। यानी कि जो भी कोशिकाएं हैं उनको अगर मजबूती प्रदान करनी है तो ये रसदानियां वही काम करती है। समझ गए कि नहीं? और कुछ आवश्यक पदार्थ जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं उनको भी कहाँ स्टोर कर लेते हैं, रसदानियों। मेरे को लग रहा है ये फ्रीज है, जैसे अपने दूध वूध जो खराब नहीं होता उसमें रख देते हैं, तो ये वही काम कर रही है, रसदानियाँ फ्रिज के समान काम कर रही है। नेक्स्ट सुनना, ये अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है ना। मतलब ये जो पदार्थ स्टोर होते हैं ना, ये सारे पदार्थ स्टोर इसमें हो जाते हैं रसदानियों में, ठीक है। अरे समझ आ गया? रसदानियों में क्या क्या एकत्र हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। रसदानियों के बारे में बात कर रहे हैं कि रसदानियां अपने अंदर क्या क्या स्टोर ले लेती है। तो अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन, ठीक है। समझ गए कि नहीं? समझ गए। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है कि जो कोशिकाएं होती है उनके विभिन्न अंगक होते हैं, उनका सभी का अपना अलग अलग काम होता है और वो प्रॉपरली अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है ये जीवों की, सजीवों की एक मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी कोशिका की परिभाषा पूछेगा ये लिखनी है। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? तो कोशिका सजीवों की एक मूलभूत और संरचनात्मक क्या है, इकाई। समझ में आ गया? यस। अब कोशिका विभाजन कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है कि पुरानी कोशिका, सुनो, कोशिका विभाजन, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है, सीधी सी बात है। अब एक तो होता है सूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। सूत्री विभाजन में एक तो मात्र कोशिका होती है, मात्र कोशिका वही मेन कोशिका है, और नई जो बनती है उनको कहते हैं संतति कोशिकाएं, ठीक है। तो मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उतने किसमें होते हैं, संतति में इक्वल इक्वल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। समझ गए? अरे पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन रही है, उसके दो तरीके, कितने तरीके? दो। पहले तरीके में क्या हो रहा है कि जो मात्र कोशिका है जिसे नई कोशिका बन रही है, जिसमें जितने गुणसूत्र इसमें उतने किसमें हो जाएंगे, इसमें। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, इसमें 20 है तो इसमें 10 ही रह जाएंगे। आसान है, बस ये चीज है इसमें। एक बार फिर से क्या है, अर्धसूत्री आधा दिख रहा है ना, अर्ध यानी आधा, आधे गुणसूत्र रह जाएंगे, इसे याद रख लेना। और सूत्री विभाजन में जितने मातृ कोशिका में उतने किसमें हो जाएंगे, संतति कोशिका में। समझ गए? अब तो क्लियर है? अरे दो तरीके से कोशिका विभाजन होता है, यानी कि अरे सुन ले, कहीं नहीं लिख रखा है, मन से बता रहा हूँ। दो तरीके से होता है कोशिका विभाजन। कितने तरीके से? दो। फर्स्ट में क्या होता है, सूत्री विभाजन, यानी कि नई कोशिकाएं बनेगी पुरानी कोशिकाओं से, तो पुरानी कोशिका को हम मातृ कोशिका के नाम से जानते हैं और नई कोशिकाओं को हम संतति कोशिका के नाम से जानते हैं। इस पुरानी कोशिका से ये नई कोशिका बनी है। समझ गए? तो अब दो तरीके से बनती है। पहला सूत्री विभाजन, इसमें जितने गुणसूत्र इसमें होते हैं उतने इसमें होते हैं। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें अगर 20 गुणसूत्र है तो इसमें 10 ही रह जाएंगे, आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। अब तो क्लियर है? कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। और ये तुम अपने हिसाब से डिटेल में भी क्या कर सकते हो,
समझा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया मेरे को। कंप्लीट। ये देखो दे रखा है विभाजन वाला, ठीक है। अगला पार्ट सर। अब इसमें जो मैंने बताया ना वो सारा यहाँ देखा रखा है, तो तुम इसको आराम से देख लेना, ठीक है। बड़ा आसान है ये, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है, और अपनी जो तुम्हारी कॉपी है फेयर कॉपी, उसमें तुम्हें ये जो सारांश है ये क्या कर देना है, अच्छी राइटिंग में लिख देना है, और लिखने के साथ साथ ही इसको याद भी कर लेना है, ताकि जब नोट्स पढ़ो तो वो तुम्हें आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है। क्लियर बिल्कुल। तो अब आराम से बैठ के इस लेसन को पढ़ लो जितना पढ़ा है मैंने।